हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? एनर्जी का मीनिंग क्या है बेटा? सबसे पहले हमें डिस्कस करना है मीनिंग ऑफ एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क और कैपेबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क, दीज आर द बेसिक मीनिंग ऑफ एनर्जी। दीज आर द बेसिक मीनिंग ऑफ एनर्जी। तो बेटा एनर्जी का काम क्या है? आपको एबिलिटी देना टू डू वर्क, आपको कैपेसिटी देना टू डू वर्क। तो बेटा अगर वर्क होगा तो वहाँ एनर्जी होगी। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क करने के लिए एनर्जी आपकी बेसिक एलिमेंट है। तो एनर्जी होगा तो वर्क होगा, एनर्जी नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। तो बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियरली मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क एंड एबिलिटी टू डू वर्क, दीज आर द बेसिक मीनिंग ऑफ एनर्जी। तो बेटा एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी बेटा स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट है जूल, और इसकी SI यूनिट है जूल। तो बेटा एनर्जी की SI यूनिट है जूल। और एनर्जी के बेटा मल्टीपल टाइप्स होते हैं। बेटा एनर्जी के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। आप टाइप्स ऑफ एनर्जी अगर डिस्कस करोगे तो बेटा मल्टीपल टाइप्स मिलेंगे आपको एनर्जी के। नंबर 1 टाइप काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 हीट एनर्जी, नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 4 इलास्टिक एनर्जी, नंबर 5 मैग्नेटिक एनर्जी, नंबर 6 ऑसिलेटरी एनर्जी, नंबर 7 ओशियन एनर्जी, नंबर 8 टाइडल एनर्जी, नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, नंबर 10 we have vibrational energy, we have vibrational energy। तो बेटा मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनर्जी वी हैव। तो बेटा एनर्जी के टाइप्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप एनर्जी के टाइप्स अगर डिस्कस करोगे तो आपको एनर्जी के टाइप्स मल्टीपल फॉर्म में मिलेंगे बेटा। नाउ एनर्जी आपकी डिपेंड किस पे करती है? एनर्जी बेटा डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है? तो बेटा किसी के फ्रेम में आपकी एनर्जी कोई और वैल्यू कैरी करेगी, किसी और के फ्रेम में आपकी एनर्जी किसी और वैल्यू कैरी करेगी। इसका मीनिंग क्या है बेटा? Whenever you are sitting in moving train, then you are at rest with respect to moving train, but you are in motion with respect to outside trees। तो बेटा अलग अलग बॉडी के रेस्पेक्ट में आपकी स्टेट अलग अलग आ रही है।
तो आउटसाइड ट्रीज के रेस्पेक्ट में आपकी स्टेट मोशन वाली है, बट ट्रेन के रेस्पेक्ट में आपकी स्टेट कौन सी है, स्टेट ऑफ रेस्ट वाली है, स्टेट ऑफ रेस्ट वाली है। तो बेटा इस टाइप से एनर्जी आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी, अलग अलग फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपकी एनर्जी अलग अलग आएगी। तो बेटा अलग अलग फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपकी एनर्जी अलग अलग आएगी। सो वी कैन से दैट एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा अब यहाँ पर ये आपको पॉइंट नोट करना है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा एनर्जी के मल्टीपल टाइप्स आपके पास हैं। तो बेटा वाटर फॉल कर रहा है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या लोगे? वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। तो बेटा वाटर के पास एनर्जी होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, वो इतनी हाइट से जब नीचे आएंगे तो बेटा एनर्जी कैरी करके नीचे आएंगे। नाउ बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बेटा अगर आप वाटर को बॉयल करोगे तो आप वाटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे। देन आफ्टर द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल इंक्रीज। नंबर 3, motion of aeroplane in sky, again aeroplane will have energy। तो बेटा ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल कोई भी ले लो आपको मल्टीपल उसके अंदर एनर्जी के टाइप्स मिलेंगे। तो बेटा आपको हर एग्जांपल के अंदर, हर टाइप ऑफ एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल एनर्जीज के टाइप मिलेंगे। तो बेटा एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिंपल वे से आपको एक्सेप्ट करना है कि एनर्जी का मीनिंग कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है किसी काम को करने की, इट मीन्स आपके अंदर एनर्जी है। और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप किसी भी टाइप का काम, किसी भी टाइप का मैकेनिकल काम नहीं कर पाओगे। तो बेटा अब यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ एनर्जी तो मालूम चल चुके हैं, एनर्जी का मीनिंग हमें क्लियर हो चुका है। एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी की यूनिट आपकी जूल है और एनर्जी आपकी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को। नाउ बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। Now, what is the meaning of kinetic energy? What is the meaning of kinetic energy? Kinetic energy. The energy gained by any object by virtue of its motion is known as kinetic एनर्जी। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए, द एनर्जी गेन बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। बेटा इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि वेन एवर an object is in motion then it will carry kinetic energy. The energy gained by any object due to its motion in atmosphere then it is known as kinetic energy. तो बेटा kinetic energy is physical quantity. It is physical quantity and it is scalar quantity. It is scalar quantity. Its SI unit, its SI unit is joule. Its SI unit is joule.
और बेटा एग्जाम्पल क्या लोगे आप, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो वाटरफॉल, वाटर falling from height, motion of football, in ground, motion of football in ground, car moving on road, train moving on track. So these are simple examples of kinetic energy. These are simple examples of kinetic energy. Now kinetic energy. Kinetic energy depends on frame of reference. Depends on frame of reference. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग वैल्यू कैरी करेगी। तो ये आपको बेटा मालूम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकती है। अगर आप मूविंग ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे हो, लेकिन आउटसाइड ट्रीज के रेस्पेक्ट में बेटा आप मोशन में हो, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ट्रेन के रेस्पेक्ट में आपकी जीरो आएगी, लेकिन आउटसाइड ट्रीज के रेस्पेक्ट में भी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो आएगी। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy is scalar quantity, it never be negative, it never be negative। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपकी कभी नेगेटिव नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। तो बेटा हर टाइप का जो वर्क होगा वो एनर्जी के बेस पर होगा। तो वर्क का बेटा डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी के साथ। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर डिराइव करना है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, तो बेटा अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, फोर्स लगाएंगे और इसकी स्टेट को चेंज करेंगे और इसको मोशन में लेके आएंगे, तो बेटा वर्क इज सेड टू बी डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर हम ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, पुल करेंगे और ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करेंगे, देन आफ्टर वी कैन से दैट वर्क हैज बीन डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो बेटा अब यहाँ पर हमें इस वर्क को अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आता है तो आपने यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र की है ऑब्जेक्ट को। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि वर्क का मीनिंग क्या है, इट इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बेटा अगर आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका मीनिंग आप इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। तो अगर वो एनर्जी इस बॉडी के अंदर मोशन लेके आती है तो उस एनर्जी का नाम हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप इस बॉडी के ऊपर वर्क करोगे, अगर आप इसको डिस्प्लेस करने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाओगे और अगर ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जाता है, तो इसका मीनिंग है वर्क हैज बीन डन, वर्क इज सेड टू बी डन। तो बेटा उस केस में जो वर्क आपने इसके ऊपर किया वो वर्क आपका सिंपली एनर्जी ट्रांसफर के इक्विवेलेंट है। सो एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पर जो एनर्जी आपने अपनी ट्रांसफर की है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी के नेम से फेमस होगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी का बेटा रिलेशन किसके साथ है, वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स। नाउ वर्क डन is equal to energy transfer, energy transfer। अब एनर्जी ट्रांसफर आपकी इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी और एनर्जी ट्रांसफर होने से अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जाता है
तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट वर्क डन से बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट वर्क डन से बनेगा। तो बेटा अगर आपका यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, अगर आपका फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है, नाउ इफ एफ इज वेरिएबल फोर्स, तो बेटा उस केस में हमें यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करना है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर हमें सर्च करना है। तो बेटा वर्क डन अगर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अपने आप ही आ जाएगा। अब चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें कैसे निकालना है। तो बेटा चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें कैसे निकालना है। तो बेटा अगर फोर्स आपका वेरिएबल है, अगर फोर्स आपका वेरिएबल है तो इट मीन्स बेटा फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। तो बेटा अगर मास तो कांस्टेंट होता है, मास अगर कांस्टेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल हो जाएगा। अब चेक करो कि फोर्स का फार्मूला एम ए होता है, मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट को हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का मास हमें सेम रखना है, ऑब्जेक्ट को हम बार बार रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है, तो एक्सेलरेशन के बेस पे हम फोर्स को वेरिएबल ले सकते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की फॉर्म में लेंगे। आप चेक कर सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला dv/dt होता है। तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो बेटा स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw, इट इज स्मॉल वर्क डन। नाउ dx का मीनिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नाउ बेटा फार्मूला ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप चेक कर सकते हो कि अगर वर्क डन आपने स्मॉल लिया है तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। अगर आपने इसके ऊपर लगाया फोर्स F, ऑब्जेक्ट का मास m है, ऑब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगा तो बेटा स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज dx। तो अगर आपका इनिशियल फोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर स्मॉलर चेंज लेके आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू कैसी होगी, स्मॉलर होगी। और स्मॉलर वैल्यू के लिए हम d यूज करते हैं वर्क डन के सिंबल के साथ। सो dw मींस स्मॉलर वर्क डन, dx मींस स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ dw इक्वल टू f डॉट dx। अब चेक करो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेटा सेम है, ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो बेटा अब यहाँ हम इस डॉट को कैसे हटाएंगे, f dx cos 0 डिग्री। नाउ अब बेटा यहाँ पर f की वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे dv/dt इंटू dx। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ये dx/dt किसका फार्मूला है, बेटा dx/dt फार्मूला है वेलोसिटी का, dx/dt फार्मूला है वेलोसिटी का। नाउ dx/dt बेटा वेलोसिटी हो जाएगी, कौन सी वेलोसिटी है बेटा, ये इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ mv dv, तो बेटा अब आपके पास स्मॉलर वर्क डन की वैल्यू आ चुकी है mv dv। अब अगर हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा इनिशियली ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था तो उसके ऊपर वर्क डन की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो जब तक आपने ऑब्जेक्ट को पुश नहीं किया था तो उसके ऊपर किसी भी टाइप का काम नहीं हो रहा था, तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या लोगे, 0 लोगे। मैं दोबारा से आपको अलग वे से बता रहा हूँ कि बेटा इंटीग्रेशन में 2 लिमिट होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। बेटा लोअर लिमिट हमें ये बता रही है कि जब तक आपने फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाया था तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी टाइप का वर्क नहीं हो रहा था, तो उस केस में वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके ऊपर वर्क की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी, W हो जाएगी। तो आपने जो मैक्सिमम काम किया इस बॉडी के ऊपर वो W है, और जब तक आपने इसको
डिस्प्लेस नहीं किया था तो इसके ऊपर वर्क की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 थी। तो अब ऐसे ही यहाँ लगाओगे इंटीग्रेशन लिमिट के साथ। अब चेक करो यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो यहाँ वेलोसिटी की बेटा दो वैल्यू आएंगी, एक इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू। बेटा जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब ये मोशन में होगा तो अगर इसकी वेलोसिटी किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप चेक करोगे तो वो वैल्यू आप यहाँ नोट करोगे, दैट इज v। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्क डन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक करना है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को नंबर 1 पॉइंट से नंबर 2 पॉइंट पर लेके आना है तो नंबर 1 पॉइंट पर जब तक आपने फोर्स नहीं लगाया था तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ये 0 आ गई। और यहाँ पर जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा था वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, इसकी 0 थी। अब बेटा ये ऑब्जेक्ट आपका फाइनल पॉइंट पर आ चुका है, फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पर आ चुका है, तो वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज v। वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, v है। तो अब चेक कर लो कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और ये इसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो बेटा आप चेक करो, अब यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो w आ जाएगा, यहाँ w की पावर 0 है तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1 लिमिट क्या लोगे, 0 से w एंड इट इज इक्वल टू, अब यहाँ चेक करो, इट इज इक्वल टू m। बेटा v की पावर 1 है, v 1 + 1 1 + 1 लिमिट 0 to v। नाउ w इज इक्वल टू हाफ mv²। तो आप चेक कर सकते हो बेटा। अब हमने क्या किया, पहले अपर लिमिट यूज की, फिर माइनस लोअर लिमिट यूज की। आपको मालूम है अपर लिमिट पहले किसको रिप्लेस करेगी, v को रिप्लेस करेगी, फिर माइनस साइन लगाओगे, फिर लोअर लिमिट किसको रिप्लेस करेगी, v को रिप्लेस करेगी। मैंने बेटा लोअर लिमिट को यहाँ नोट ही नहीं किया, मैंने लोअर लिमिट को यहाँ पर अपर लिमिट के साथ नहीं लिखा। रीजन क्या है बेटा, 0। तो बेटा अगर यहाँ होगा तो फ्रैक्शन आपकी 0 ही हो जाएगी। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले अपर लिमिट पुट कर दिया आपने, अब लोअर लिमिट पुट करोगे, हाफ m 0/2 अपॉन 2। तो बेटा वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv²। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी, नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा काइनेटिक एनर्जी है। अब चेक कर सकते हो कि जिस वर्क डन ने ऑब्जेक्ट को मोशन में रखा वो वर्क डन बेटा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो बेटा वर्क डन का मीनिंग क्या है, सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मींस यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आएगा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बेटा किस नेम से आएगी, काइनेटिक एनर्जी के नेम से आएगी। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही है, आप चेक करो। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v²। तो बेटा यहाँ पर चेक करो, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता बेटा, मास नेवर भी नेगेटिव, और v² की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। तो बेटा ये नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो अब यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल चुका है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर वेरिएशन चेक करेंगे कि किस किस फैक्टर से इसके अंदर वेरिएशन आ सकता है, किस किस फैक्टर से इसके अंदर वेरिएशन आ सकता है। तो अभी चेक कर लेते हैं बेटा किस किस फैक्टर से इसके अंदर वेरिएशन आ सकता है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी और यहाँ हमने ले लिया मास। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, तो बेटा लाइन स्ट्रेट आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, लाइन बेटा स्ट्रेट आएगी। तो बेटा लाइन अगर स्ट्रेट आ रही है तो अब हम यहाँ पर, अब बेटा हम यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। तो बेटा यहाँ पर स्लोप जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास के इक्वल आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²।
तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास किसके इक्वल होगा, वी स्क्वेयर अपॉन 2, वी स्क्वेयर अपॉन 2। तो बेटा यहाँ जो स्लोप होगा ये हमें ये बताएगा कि यहाँ पर ये स्लोप आपका हमें ये बताएगा यहाँ पर वी स्क्वेयर अपॉन 2 की वैल्यू क्या है। तो बेटा यहाँ पर जो स्लोप हमें ये बताएगा कि वी स्क्वेयर अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटा आपको यहाँ पर ये स्लोप वेलोसिटी का आइडिया देगा। तो बेटा ये स्लोप आपको किसका आइडिया देगा, इट विल गिव यू आइडिया ऑफ स्पीड, आइडिया ऑफ स्पीड। तो बेटा हमें अगर स्पीड का आइडिया लेना है और हमें ग्राफ गिवन है काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, तो जिस लाइन का बेटा स्लोप ज़्यादा होगा उस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, अब हम ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ। बेटा अब हम ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ। अब चेक करना बेटा ध्यान से, अब हम ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ। अब चेक करो, अब काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है स्पीड के साथ, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। तो बेटा अगर v1 तो काइनेटिक एनर्जी 1, v2 काइनेटिक एनर्जी 4, v3 काइनेटिक एनर्जी 9, v4 काइनेटिक एनर्जी 16। तो बेटा यहाँ पर ग्राफ इस टाइप से आएगा, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर बेटा ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में ग्राफ बनाना है तो आपको ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, आपको ग्राफ बेटा इस टाइप से मिलेगा। तो आप ये चेक कर सकते हो बेटा, आप यहाँ ये चेक कर सकते हो कि ग्राफ आपका लीनियर नहीं आया है, ये ग्राफ आपका नॉन लीनियर है, ये ग्राफ आपका नॉन लीनियर है। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि वेलोसिटी में अगर हल्का सा चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में बेटा उससे ज़्यादा चेंज आएगा। तो वेलोसिटी में अगर माइन्यूट सा चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में बेटा उससे ज़्यादा चेंज आएगा। यही रीज़न है कि यहाँ पर दोनों में जो चेंज आ रहा है वो बेटा एक दूसरे पर इक्वल फॉर्म में नहीं आ रहा। तो बेटा ये चेक करो, यहाँ जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल फॉर्म में नहीं आ रहा। इसका मीनिंग वेलोसिटी का चेंज होना काइनेटिक एनर्जी में सेम अमाउंट में चेंज नहीं लेके आ रहा। वेलोसिटी अगर हल्की सी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर इक्वल इंक्रीमेंट नहीं है वेलोसिटी में और काइनेटिक एनर्जी में। तो यही रीज़न है ग्राफ आपका नॉन लीनियर है। नेक्स्ट, अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ, अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ। तो बेटा मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। तो अब चेक करो, अगर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में बेटा हम m से कर दें मल्टीप्लाई और m से कर दें डिवाइड, तो बेटा क्या बनेगा, हाफ m² v² अपॉन m। तो मैंने क्या किया, m से किया मल्टीप्लाई और m से किया डिवाइड। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बना, हाफ m² v² अपॉन m। तो बेटा अब चेक करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p² अपॉन m। तो बेटा अब चेक करो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। तो बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो बेटा चेक करो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ किस इक्वेशन से बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m। तो बेटा अब यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p²। तो बेटा यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ। तो बेटा ग्राफ आपको नोट करना है, ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आपको इस टाइप से मिलेगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आया था स्पीड के साथ, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आएगा मोमेंटम के साथ। तो अब चेक करो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मास के साथ कैसा आएगा, चेक करना बेटा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मास के साथ कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। चेक कर सकते हो कि मास अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बेटा डिक्रीज होगा, मास अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बेटा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर p² आपका कांस्टेंट है,
और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/m है, तो उस केस में बेटा ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो बेटा इस केस में ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो ग्राफ आपके सामने है बेटा। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद मोमेंटम। न्यूमेरिकल ऑन रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद मोमेंटम। तो बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 10%, then what would be percentage change in momentum? तो if kinetic energy increases by 10%, then what would be the percentage change in momentum? Now kinetic energy is equal to half mv square. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल फॉर्म इट इज इक्वल टू हाफ m vi स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी चेक करो कितनी परसेंट काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई है, दैट इज 10%। तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये बनी आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 10/100 आ जाएगा। तो बेटा ये 1 0 से 1 0 कैंसिल और आपका आंसर आएगा 11/10 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का आंसर आपके सामने आ चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर आ चुकी है और इनिशियल आपने पहले ही लिख दी है, तो बेटा अब हम यहाँ पर मोमेंटम में चेंज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मोमेंटम में चेंज? नाउ बेटा मोमेंटम में चेंज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ we know kinetic energy is equal to p square upon 2m. Now momentum is equal to √2m into kinetic energy। आप चेक कर सकते हो बेटा। तो बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, √2m into initial kinetic energy। Now final momentum √2m final kinetic energy। Now change in momentum final momentum minus initial momentum। Now percentage change in momentum upon initial momentum multiply by 100। तो आप चेक कर सकते हो बेटा चेक कर सकते हो कि अगर हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है मोमेंटम में, तो बेटा चेंज इन मोमेंटम अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा यहाँ मैं क्या लिखूँगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम। नाउ इट इज इक्वल टू बेटा चेक करो फाइनल मोमेंटम √2m फाइनल काइनेटिक एनर्जी 11/10 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल मोमेंटम 2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा बेटा। अब चेक करो क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2m कॉमन है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा ऊपर, चेंज इन परसेंटेज
चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, चेक करो बेटा, अंडर रूट 11/10 माइनस अंडर रूट 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बेटा 100 आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 11/10 माइनस 1। आप चेक कर सकते हो बेटा, 11/10 माइनस 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा बेटा। नाउ इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा बेटा। आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा बेटा। और यहां से आप निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा आपके पास परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का आंसर आ चुका है। तो बेटा आप यहां से परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अगर मोमेंटम के साथ बनेगा तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमें इस टाइप से आंसर मिलेगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का। हमें इस टाइप से बेटा आंसर मिलेगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का।